संभावित गोलीबारी है। बस स्टेशन पर तैयार रहें जब तक अधिकारी अंदर नहीं चले जाते। समर हाउस स्टार वेस्ट विल्सन के चचेरे भाई पर हत्या का आरोप है। पीड़िता वेस्ट की अपनी दादी हैं। गवाहों के अनुसार हिंसा की शुरुआत की वजह हैरान करने वाली है। क्राइम फिक्स में स्वागत है। मैं एंजेला लेवी हूँ। वेस्ट विल्सन ब्रावो के हिट शो समर हाउस के नए सीजन की रीयूनियन शूट की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके परिवार में एक भयानक त्रासदी हुई। ये रात 10 बजे के बाद हुआ। 22 अप्रैल बुधवार की रात को जब कैरल काउंटी मिजोरी के 911 सेंटर में एक कॉल आई, संभावित गोलीबारी, कृपया स्टेशन पर तैयार रहें जब तक अधिकारी अंदर नहीं चले जाते। थोड़ा समय बीता और फिर डिस्पैचर ने एक अधिकारी को एक और संदेश भेजा। 104 ध्यान दें। हमें जो सुनने में आ रहा है उसके अनुसार संभव है कि किसी ने अपनी सास को गोली मार दी हो। ध्यान दें। हमें नहीं पता। हम एक तीसरे व्यक्ति से फोन पर बात कर रहे थे जो वहां मौजूद नहीं था और उसने कॉल काट दी। डिप्टीज को एक उलझन भरा और शायद अराजक दृश्य मिला। 7 पोते पोतियों की दादी गेल विल्सन वो मृत पाई गईं। उनके सौतेले पोते वेस विल्सन समर हाउस के सितारों में से एक और डिकोटा स्विनी, जिसके बारे में डिप्टी बाद में कहेंगे कि उसी ने उन्हें गोली मारी थी, 7 प्यारे पोते पोतियों में से एक था, जिनका नाम गेल विल्सन की मृत्यु सूचना में है। एक गवाह ने जांचकर्ताओं को बताया कि गोलीबारी से पहले क्या हुआ, जो अचानक हुई थी, ये आपको हैरान कर देगा। संभावित कारण हलफनामे में मिजोरी स्टेट हाईवे पेट्रोल के एक ट्रूपर ने लिखा, 22 अप्रैल 2026 को लगभग 22:25 बजे कैरल काउंटी के कानून प्रवर्तन अधिकारियों को वेस्ट 14वीं स्ट्रीट कैरलटन मिजोरी में एक हत्या की सूचना मिली। कैरल काउंटी के डेप्टी स्नाइडर निवास स्थान पर पहुंचे और कुछ मिनट बाद उन्होंने पीड़ित नंबर 1 को घर के अंदर मृत पाया। निवास स्थान पर गवाह नंबर 1 और डिकोटा ए स्वीनी भी मौजूद थे। मौके पर पहुंचने के बाद डिप्टी स्नाइडर को गवाह नंबर 1 ने बताया कि स्विनी ने पीड़ित नंबर 1 को एक हैंडगन से गोली मार दी, जब पीड़ित नंबर 1 निवास के अंदर सोफे पर बैठा था। गवाह नंबर 1 के अनुसार स्विनी लगभग 30 मिनट तक पीड़ित नंबर 1 के बगल में एक अलग सोफे पर बैठा था और बिना किसी चेतावनी के उसने पीड़ित नंबर 1 के सिर में गोली मार दी। गवाह नंबर 1 के अनुसार शाम को पहले स्विनी और पीड़ित नंबर 1 के बीच इस बात को लेकर बहस हुई थी कि स्विनी घर के कामों में मदद नहीं कर रहा था। गवाह नंबर 1 और पीड़ित नंबर 1 की पहचान लगभग 22:29 पर स्विनी के दादा दादी के रूप में हुई। डिप्टी स्नाइडर ने स्विनी को हिरासत में लिया और स्विनी के पास एक होल्स्टर पाया। तो एक गवाह जो संभवतः गेल के पति हैं ने जासूसों को बताया, इस ट्रूपर के अनुसार, कि डिकोटा स्विनी जो वेस विल्सन के चचेरे भाई हैं ने घरेलू कामों को लेकर बहस के बाद अपनी सौतेली दादी को गोली मार दी। डिकोटा स्विनी को प्रथम श्रेणी हत्या और सशस्त्र आपराधिक कृत्य के आरोप में स्थानीय जेल में बंद किया गया। और सुनिए, डिकोटा स्विनी की पृष्ठभूमि कानून प्रवर्तन में रही है। 2024 में उन्हें राज्य की एक काउंटी के लिए मिजोरी डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन में एजेंट नियुक्त किया गया था। स्थानीय समाचार ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की। उन्होंने रक्षात्मक रणनीतियों, आग्नेयास्त्रों और आपराधिक जांच में प्रशिक्षण लिया था। इस बीच गेल विल्सन के परिवार ने उनकी मृत्यु सूचना में उनकी दयालुता को याद किया। उन्होंने बताया कि वह स्टैंड ग्लास बिजनेस चलाती थीं, वीडियो स्टोर में मैनेजर थीं और परिवार के बच्चों की देखभाल भी करती थीं। वो चर्च की दोस्तों संग क्विल्टिंग करती थीं और हाई स्कूल में खुद वोक्सवैगन बग्स का इंजन भी ठीक किया था। वेस्ट विल्सन ने दादी की मौत पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। वो न्यूयॉर्क में समर हाउस स्पिन-ऑफ की शूटिंग में व्यस्त हैं।
तो इस वाकई परेशान कर देने वाले मामले को समझाने के लिए मैं मैट मैंगिनो को बुलाना चाहती हूँ। वो एक पूर्व अभियोजक हैं और फिलहाल एक आपराधिक रक्षा वकील भी हैं। तो मैट, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करती हूँ। धन्यवाद इंजीनियर। मैट, जब मैंने पहली बार इस मामले के बारे में पढ़ा, आपका तो पता नहीं, लेकिन जब मैंने इस मामले का हलफनामा पहली बार पढ़ा तो मेरे मन में आया, क्या? मेरा मतलब है, मैं इस दादी को देख रही हूँ जो सिलाई करना बहुत पसंद करती हैं। मेरा मतलब है, वो बिल्कुल एक पारंपरिक प्यारी दादी जैसी लगती हैं। वो सबके बच्चों की देखभाल करती हैं। उनका स्टैंड क्लास बिजनेस था। उन्हें सिलाई और सहेलियों संग क्विल्टिंग पसंद है। वो चर्च जाती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। और डकोटा स्वीनी, जो उनकी पोती है, पर आरोप है कि उसने घर के कामों को लेकर हुए झगड़े में अपनी दादी को गोली मार दी। मेरा मतलब है, आपके क्या विचार हैं? आप सही कह रही हैं इंजीनियर। प्रथम दृष्टया आधार वाला हलफनामा पढ़ना डरावना लगता है। आप जानते हैं, यहाँ एक आदमी है अपनी दादी के साथ, जाहिर तौर पर उसके बगल में या उसके पास सोफे पर 30 मिनट तक बैठा है, और फिर दादाजी के अनुसार वो बंदूक निकालता है और अपनी दादी के सिर में गोली मारता है और उन्हें मार देता है। वे 911 कॉल करते हैं, वो वहीं बैठा है। पुलिस पहुंचकर उसे हिरासत में लेती है। ये बस डरावना है, आप जानते हैं, चाहे वहाँ कोई बहस हुई हो या नहीं, कि आप जानते हैं कोई बस बंदूक निकाल कर किसी के सिर में गोली मार देगा, जिसके साथ वे 30 मिनट से बैठे हैं, और वो आपकी दादी भी हो सकती हैं। सही है, और यही मेरी भी बात है। मैं खुद से सोच रही हूँ। सबसे पहले, आप जानते हैं, दादाजी वहाँ बैठे हैं, और अगर आप शोक संदेश में उनकी तस्वीर देखें और फेसबुक पेज पर भी देखें, तो मेरा मतलब है, वे बस एक खुशहाल जोड़े की तरह दिखते हैं जो साथ में बूढ़े हो रहे हैं। आप जानती हैं, जाहिर है उनके बच्चे हैं, उनके पोते पोतियां भी हैं, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप जानती हैं, जोड़े साथ बूढ़े हो जाते हैं, बस टीवी देखते रहते हैं। और मैं सोच भी नहीं सकती कि गेल के पति जो दादा हैं, वहां बैठकर ये सब देख रहे हों। और फिर अकेले रह जाना, शायद बस हैरान और चुप्पी में, सदमे में, शायद अपनी ही जान के लिए डरते हुए। जैसे आखिर इस बेचारे आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, और अपनी उम्र के इस पड़ाव पर अपनी पत्नी की हत्या का गवाह बनना। सही बात है, मेरा मतलब है, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब आप सोचते हैं कि आप जानते हैं यहाँ एक आदमी अपनी पत्नी और अपने पोते के साथ बैठा है, तो इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। और अचानक आप जानते हैं, पोता बंदूक निकालता है और उसकी पत्नी के सिर में गोली मार देता है और उसे मार डालता है। मेरा मतलब है, ये तो सदमे से भी परे है। आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? जाहिर है 911 पर कॉल करना ही प्रतिक्रिया थी। जाहिर है वो तुरंत मर गई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे हत्या के रूप में रिपोर्ट किया गया था। और अधिकारी वहां पहुंचे, और जब वे वहां पहुंचे तो आप जानते हैं, वहां पीड़िता मृत पड़ी थी। वहां दादाजी थे जो गवाह थे, और वहां डकोटा हत्यारा पुलिस के आने का इंतजार कर रहा था। मैं स्क्रीन पर मग शॉट दिखाना चाहती हूँ मैथ, क्योंकि एक तस्वीर समय का स्नैपशॉट होती है। लेकिन सच में ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। और मुझे नहीं पता कि क्या हमें बाद में पता चलेगा कि ये आदमी मानसिक रूप से बीमार है। मुझे नहीं पता कि हमें पता चलेगा कि उसने ड्रग्स ली थी। मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो आदमी बहुत बिखरा हुआ लगता है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम इसकी तुलना उसकी एक तस्वीर से भी कर सकते हैं, जब वो एक संरक्षण एजेंट था। 2024 में मिसौरी डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन ने कहा, ये हमारे मर्सर काउंटी के नए एजेंट हैं और वो यूनिफॉर्म में सलीकेदार, वो क्लीन शेव दिख रहे हैं। वो मिसौरी राज्य का एक कानून प्रवर्तन अधिकारी थे। तो यहाँ बहुत सारे सवाल हैं। क्या ये उनकी सर्विस वेपन थी या फिर ये उनकी निजी हथियार थी? इस आदमी के साथ क्या चल रहा था? तो अगर आप एक बचाव पक्ष के वकील हैं तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? आप इस मामले में कहाँ से शुरुआत करेंगे?
देखिए, यहाँ समझने के लिए बहुत कुछ है। मेरा मतलब है जो हमें खबरों के अनुसार पता चला है वो ये है कि जाहिर तौर पर डकोटा जो आरोपी है और दादी के बीच घर के कामों को लेकर बहस या असहमति हुई थी। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि अगर वो घर के कामों को लेकर बहस कर रहा है तो वो एक वयस्क आदमी होकर अपने दादा दादी के साथ रह रहा है। तो आप जानते हैं ये पहला सवाल है। आप जानते हैं ये वयस्क आदमी अपने दादा दादी के साथ क्यों रह रहा है? आप जानते हैं वो घर के कामों में बराबर जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? तो जाहिर है वहाँ कुछ ऐसा समीकरण है जो आम तौर पर किसी युवा पुरुष पुलिस अधिकारी से नहीं जोड़ा जाता। तो ये सामान्य परिस्थितियां नहीं हैं। और फिर आप जानते हैं मुझे लगता है ये बात कि उनके बीच ये असहमति थी और फिर 30 मिनट बाद उसने बस बंदूक निकाली और उसे मार डाला। निश्चित रूप से ये इसे फर्स्ट डिग्री मर्डर का मामला बनाता है, न कि किसी तरह के जोश या आवेग में किया गया अपराध जहां आप किसी बहस में पड़ जाते हैं और आप अपना नियंत्रण खो देते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका आपको पछतावा होता है। बीच में शांत होने का समय था। एक समय होता है जब वो वहाँ चुपचाप अपने आप जानते हैं भविष्य के शिकार के बगल में बैठा रहता है और फिर अचानक बंदूक निकालता है और उसे मार देता है। उसे मार देता है। यही आरोप है। वो दोषी साबित होने तक निर्दोष है। मैं ये फिर कहती हूँ, दादी दादी सिलाई, दोस्तों के साथ क्विल्टिंग, चर्च जाना, रंगीन कांच बनाना, दादी होना। हाँ, एक पीड़ित के रूप में इससे ज्यादा सहानुभूति नहीं मिल सकती। नहीं और नहीं। आप जानते हैं यहाँ की परिस्थितियाँ किसी भी तरह की सहानुभूति या समझ पैदा नहीं करती कि यहाँ कथित तौर पर क्या हुआ था। मेरा मतलब है ये सब कुछ बहुत ही अजीब है। यहाँ दादी बैठी हैं, शायद वो पहले घर के कामों को लेकर थोड़ी परेशान थीं, लेकिन जितनी जानकारी हमें है उसके मुताबिक उसने बस सोफे पर बैठे बैठे बंदूक निकाली और दादी के सिर में गोली मार दी। ऐसे व्यवहार के लिए कोई भी तर्कसंगत वजह नहीं है। ये खबरों में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि इसके पीछे एक मुख्य वजह है। गेल जो इस मामले की पीड़िता हैं, वेस्ट की दादी हैं। विल्सन जो इस बहुत ही लोकप्रिय शो समर हाउस में हैं, जो ब्रावो चैनल पर आता है। ये सच में बहुत लोकप्रिय है और ये अभी एक नए सीजन की शूटिंग शुरू करने की तैयारी कर रहा था। जिस रात ये घटना हुई उसके अगले ही दिन उसे इस नए सीजन की शूटिंग शुरू करनी थी और मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन किसी तरह ये बात एक हफ्ते से भी ज्यादा समय तक बाहर नहीं आई। मेरा मतलब है ये खबर करीब एक हफ्ते तक दबी रही थी और इसलिए उन्होंने इस पर बिल्कुल भी कोई टिप्पणी नहीं की है। हमने उनकी तरफ से, आप जानते हैं, अपनी दादी के निधन पर शोक व्यक्त करने या ऐसी किसी भी बात पर कोई टिप्पणी नहीं देखी है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा मतलब है ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो रियलिटी टीवी पर है? रियलिटी टीवी पूरी तरह से धारणा, ड्रामा और छवि के इर्द गिर्द बनाई जाती है। मैट, वकील होने के नाते आपकी राय क्या है? खैर, ये कई अलग अलग तरीकों से एक त्रासदी है। आप जानते हैं निश्चित रूप से गेल के परिवार वाले इससे बहुत आहत हुए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। और आप जानते हैं हमारी समझ से परे है कि कैसे इस तरह की कोई चीज़ इतनी अप्रत्याशित लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन इसका असर वेस्ट विल्सन पर भी पड़ता है, शायद उनके करियर पर भी। मेरा मतलब है इसका उनके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका गैल के करीब रहे दूसरे लोगों पर, दोस्तों, परिवार पर क्या असर पड़ता है। तो जब इस तरह की कोई घटना, जब ऐसी कोई त्रासदी होती है तो इसका असर आप जानते हैं परिवार के सदस्यों और पीड़ित के करीबियों पर वाकई उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। ये सिर्फ किसी प्रियजन को खोने का शोक नहीं बल्कि कई तरह से असर डाल सकता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं देखना चाहूंगी कि क्या वो इस पर कोई टिप्पणी करते हैं या नहीं। मुझे लगता है नहीं। अगर उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा, अब ये खबरों में है और वो हमेशा खबरों में रहते हैं।
तो मैं सोच रही हूँ कि क्या वो इस पर टिप्पणी करेंगे या नहीं, या फिर वे लोग, मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि रियलिटी टीवी असलियत के बारे में ही होती है। हम जानते हैं कि अक्सर ये थोड़ी बनावटी हकीकत होती है, या आप जानते हैं उसमें थोड़ा सा ड्रामा डाल दिया जाता है। अगर वे इसे शो में लाना चाहते हैं तो आप भले हॉलीवुड के नहीं हैं, लेकिन लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं और मामलों का विश्लेषण करते रहे हैं। हाँ, मेरा मतलब है एनजेट, मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं होगी कि रियलिटी टेलीविज़न शो में क्या कुछ दिखाया जा सकता है। आप जानते हैं, ऐसी चीज़ें आकर्षक होती हैं। लोग रुचि रखते हैं कि दूसरे लोग त्रासदी जैसी घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि देखिए, क्या ये शो दादी की दुखद मृत्यु पर पैसे कमाने या रेटिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो ये एक तरह से दोधारी तलवार है। लोग इसमें रुचि रखते हैं, लेकिन उनकी रुचि दोनों ही तरीकों से होगी। अरे ये तो एक दिलचस्प कहानी है, और अरे ये तो हद से ज़्यादा है। आप जानते हैं, आपने इस भयानक त्रासदी को इस रियलिटी टेलीविज़न शो में लाकर जैसे हद पार कर दी है। हाँ, ये वाकई बहुत दुखद है और ये सच में बहुत बहुत भयानक है। इस बेचारी महिला, उसके पति, पूरा परिवार, ये सब, मेरे लिए तो ये अविश्वसनीय है, सच में है। और देखते हैं कि क्या हमें इसके बारे में और कुछ पता चलता है। मुझे तो नहीं पता, आप मुझे इन हालातों के बारे में क्या बता सकते हैं? ये भयानक है और मुझे नहीं पता कि उसके वकील अब इस मामले को किस दिशा में ले जाएंगे। मुझे ये जानने में दिलचस्पी होगी कि अभियोजक इस मामले में आखिरकार क्या करते हैं। क्या वे इस केस में मौत की सजा की मांग करेंगे या नहीं? मेरा मतलब है, शायद वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता। मुझे कैरोल काउंटी की राजनीति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि वे इसे कैसे संभालेंगे और क्या ये सच में कानून के तहत आता है या नहीं, लेकिन ये सब कुछ वाकई में बहुत भयानक लगता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, और आप जानते हैं, अभियोजकों को ये ध्यान से देखना होगा कि क्या पर्याप्त ऐसी परिस्थितियां हैं जो अपराध को और गंभीर बनाती हों, जिन्हें उन्हें मौत की सजा के मामले में साबित करना पड़ेगा। ये सिर्फ फर्स्ट डिग्री मर्डर साबित करने से कहीं ज़्यादा है। आप मुकदमे के दूसरे चरण यानी सजा के चरण में जाते हैं, जहां ऐसी परिस्थितियां साबित करनी होती हैं जो अपराध को और गंभीर बनाती हों, और दूसरी तरफ बचाव पक्ष संभावित बचाव के तरीके ढूंढने की कोशिश करेगा। हम उसकी मानसिक स्थिति या मानसिक स्वास्थ्य का इतिहास नहीं जानते। पहली नज़र में ऐसा कुछ लगता है कि कम से कम मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन और निर्धारण की ज़रूरत है, ताकि पता चले कि वो सबसे पहले सक्षम है या नहीं। दूसरा, क्या वो कानूनी रूप से विक्षिप्त था? क्या उसके पास मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो मौत की सज़ा में नरमी ला सकती हैं? इस मामले में दोनों पक्षों को काफ़ी काम करना है, अभियोजन पक्ष की दृष्टि से और बचाव पक्ष की दृष्टि से। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और कभी-कभी परिवार ये सब झेलना नहीं चाहते। वो बस, मेरा मतलब है, इसे ही रखना पसंद करेंगे। इसे यहीं खत्म कर देना चाहते हैं। और मेरा मतलब है, ये लगभग ऐसा लगता है। इस केस के आगे कैसे बढ़ता है उस पर भी निर्भर करता है कि ये एक प्ली अग्रीमेंट के लिए भी सही है। और आप सही हैं अंजित, क्योंकि फिर से ये वही परिवार है, ठीक है? तो आमतौर पर जब हम एक हत्या के मामले को देखते हैं तो हम आरोपी के परिवार को देखते हैं और फिर हम पीड़ित के परिवार को देखते हैं। यहाँ ये वही परिवार है, और यही बात इसे और भी ज़्यादा दुखद और संभालना और भी ज़्यादा मुश्किल बना देती है। कोई शक नहीं। ठीक है, हम नजर रखेंगे। मैट मैंगिनो, समय और विशेषज्ञता के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह मैं इसकी सराहना करती हूँ। धन्यवाद अंजित, आपसे बात करना अच्छा लगता है। आपकी जानकारी के लिए, मैट से बात करने के बाद पता चला कि डकोटा स्वीनी 1 साल से ज्यादा समय से मिजोरी डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन में कानून प्रवर्तन एजेंट नहीं हैं। एक प्रवक्ता ने मुझे बताया कि स्वीनी ने 2025 की शुरुआती वसंत में उस एजेंसी को छोड़ दिया था। हालांकि उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि क्यों, क्योंकि मामला अभी अदालत में चल रहा है। हम इस मामले की गहराई से जांच करेंगे और जानेंगे कि डकोटा स्वीनी के साथ उस एजेंसी में क्या हुआ और मुकदमा क्यों चल रहा है। जुड़े रहिए। डकोटा स्वीनी अभी मिसौरी की जेल में है। हम केस पर नजर रखेंगे।
क्राइम फिक्स का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मैं एंजेला लेवी हूँ। याद रखिए, आप हमें हमेशा YouTube पर देख सकते हैं और आप हमें Spotify पर भी देख और सुन सकते हैं, तो वहाँ भी हमें जरूर देखें। मैं आपको अगली बार यहीं मिलूंगी।